डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर आज पेशावर हाई कोर्ट में फैसला महफूज कर दिया गया है। ये महफूज फैसला आने के बाद क्या आप कहेंगे कि कौन गैर महफूज हो ये भी सकता चलता रहेगा, ये सही भी चलता रहेगा। ये डोजम गाड़ियाँ आपस में टकराते सही रहेंगे, 7 से 8, 8 से 8, 9 से 9। ये मैंने कहा ना 5-7 चीज़ें, रिफॉर्म्स, मईशत, सिक्योरिटी और इस्तेकाम, और फिर उसके बाद हर जगह रिफॉर्म्स। और ये जो बात हो रही है माफिया, ये बिल्कुल माफियाज हैं ना, जी। और मतलब है, मुझे बताएं अगर ये माफियाज नहीं तो अदालतें क्यों बैठी हैं? फिर किसी वजह से बैठी हैं ना। सही है। ये पुलिस किसी वजह से मौजूद है ना। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं है तो ये रोज़ हमले कौन कर रहा है? तो ये अटैक्स हो रहे हैं, बम, तो मतलब ये इश्यूज है ना। और फिर आईएमएफ के साथ आपके मामलात, और इतने आपके जो नौजवान हैं, आपके जो या आम भी लोग हैं, नौजवान की तो मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन आपके जो लोग हैं उनमें इतना दमखम है कौम के अंदर, ये बिठा के उनको सुबह से शाम तक, ये तो फजूल। इससे जब तक निकलेंगे नहीं ना हम इस गोरख धंधे से का, जो साइड पे आजकल मनज़हीन लोग हैं वो साइड पे, शुक्र है आज इतनी मुश्किल मुश्किल बातें सारा दिन चलती रही हैं टीवी पे कि लोगों ने कहीं और देखा होगा। आज ये भी अच्छी अच्छी बातें सुबह से शाम तक जो है ना, मुश्किल मुश्किल बातें। आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी जो गुफ्तगू की, लेकिन उनकी देखिए वो जो बात कर रहे हैं ना असल में, जी देखिए दोनों हैं उसके कलर रंग। लापता अफराद का इशू भी है, प्रॉपर लापता अफराद का इशू है, जेन्युइन। और वो बात भी ठीक है कि लापता के बने भी हुए हैं कई लोग बन के इधर। और ये आपके ख्याल से ये तो पूरी दुनिया में है ना, ये तो एक सिस्टम है पूरा कि भाई वो जो है वो कहीं कोई पहुंचा हुआ है, अच्छा घर वालों को भी नहीं पता होता, या शायद पता होता है या नहीं होता, तो वो इंसर्जेंसी और ये सारे मामला तो मुख्तलिफ जगहों में हैं, पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है। तो उनकी बात वो भी ठीक है, वो भी ठीक है कि लापता हैं लोग, लेकिन वो भी कि कोई तंजीमें घुस गए, कहीं उधर पहुंच गए, कहीं उधर पहुंच गए, और वो जो तो वो भी है। और उसी की वजह से ये कभी बम धमाके हो रहे हैं, कहीं से फंडिंग हो रही है। लेकिन ये हमेशा मैं कहता हूँ कि दहशत गर्दी उससे ख़त्म होगी जब माशी दहशत गर्दी पे आप माशी दहशत गर्दी काबू करें, और आप उनके वो फाइनेंशियल पूरा का पूरा कट करके, वो जो ज़रबे उसके दौरान हुआ था, माशी दहशत गर्दी पे ऑपरेशन शुरू हुआ था तो वो कामयाब हो गया था ऑपरेशन। अब एक तो ये कि इसराइल का, दूसरा ये ट्रैक 2 चल रहा है मामला, ठीक है, तो ट्रैक 2 चल रहा है, जंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये नेतन्याहू गवर्नमेंट और ये ग्रेटर इसराइल ये सारा किस्सा खत्म। जॉर्डन के एम्बेसडर को मैंने कहा ना, ये वो ग्रेटर इसराइल वाली कहानी नहीं होती, टोपी ड्रामा। उनकी पार्टी का मंशूर है ना कि हम ग्रेटर इसराइल, ये ऑस्लो अकॉर्ड हुआ तो फिर वो उसके बाद इंतहा पसंद वापस आ गए, तो ये बार बार उसी तरफ, तो वो आज उनको उठा के फेंक दिया अदालत ने, डीप स्टेट। ठीक है, अच्छा, तो वो फौज भी साथ खड़ी है, नेतन्याहू के सब कुछ खड़ी है, डीप स्टेट ने फेंक दिया उठा के साइड में। 12 अब इसमें जो है, तो इसमें जो इशू है वो ये है कि ये कोई ना कोई चेक तो होना चाहिए ना, और हमेशा काजी की अदालत में ही तारीख उठा के देखे, महाराजा को बुला लिया, खलीफा वक्त से सवाल हो गए, ठीक है, तो ये तो अदालत, ये तो अवाम लोगों का बहुत ज़्यादा इत्मीनान होना चाहिए ना कि एक जगह ऐसी है कि हम जब वहाँ जाएंगे तो जी सरदार के खिलाफ ही फैसला आ सकता है पंचायत में, चाहे हो ना हो, लेकिन लोगों का इत्मीनान होता है ना कि ये ऐसे है। बहरहाल किसी भी मौके माशरा ऐसे ही चलता है फिर। अच्छा, तो अब इसमें इशू ये है कि एक तो ये है कि ये मामला किस तरह जा रहे हैं, दूसरी बात ये कि तुर्की ने आज 33 लोग पकड़ लिए 24 घंटों में कि वो मोसाद के एजेंट्स, जगह जगह छापे मारे हैं। और वो उस बयान के बाद जो उनके शिन बैत के जो सरबराह हैं उनका एक स्टेटमेंट आ गया था सामने कि जी हम कतर में और तुर्की में और बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पे हमास की लीडरशिप है उनको निशाना बनाएंगे। तो तुर्की ने आज जो है अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरे ख्याल से जो सदर इब्राहिम रईसी भी दौरा कर रहे हैं तुर्की का, और उसमें तो खैर और बहुत सारे इशू डिस्कस होंगे। सीरिया के ऊपर ईरान की अलग पोजीशन है और टर्की की अलग पोजीशन है। बात बढ़नी थी, आगे बढ़ी नहीं टर्की और सीरिया के दरमियान। उम्मीद करते हैं कि बढ़ेगी बात आगे, लेकिन यह है कि इसमें जो है वो आर्मीनिया अज़रबैजान का मामला जब ख़त्म हुआ है और बाकू से फिर तुर्की तक जो है वो अगर हम मैप्स वगैरह में इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कई दफ़ा, तो वो सारे इशू डिस्कस होंगे। वो जो रास्ता खुल गया उसके ऊपर ईरान को कॉरिडोर के ऊपर, जंजीगोर कॉरिडोर के ऊपर ईरान के थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा हिस्सा है जो अज़रबैजान का एक हिस्सा है जो कि ईरान के बॉर्डर को टच करता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो रिजर्वेशंस वगैरह ख़त्म हो गई, ईरान के अच्छे ताल्लुकात अब अज़रबैजान के साथ मामलात और ये सब ठीक हो गए, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट हुई है आज,
ये पाकिस्तान की तो बात, एक बात मैं थोड़ी सी, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, वो है सोमाली लैंड। अब अगर सोमाली लैंड क्या है, सोमाली लैंड एक मुल्क है जिसको दुनिया में कोई नहीं मानता, और ये सोमालिया से अलग हो गया था। असल में सोमालिया जो है, अच्छा बहुत अहमियत है, ये जहन में रखें। सोमालिया जो है वो उससे, ये 1960 में जब ये यहाँ से गोरा पार्टी गई तो सोमाली लैंड अलग कौम है, सोमाली लैंड में अलग लोग रहते हैं, अलग कबाइल, लेकिन ये हुआ कि सोमालिया के अंडर आ गया। उसके बाद जब यहाँ पे खाना जंगी हुई तो सोमालिया, तो ये जो इलाका है जब ये 91 में और ये सारा हो रहा था मोगदिशो में, ब्लैक हॉक डाउन और ये सारा ये उस दौर में, तो ये हुआ कि सोमाली लैंड ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। अब सोमाली लैंड ने आज़ादी का ऐलान कर दिया लेकिन उसको दुनिया में कोई मानता नहीं। अच्छा, अब उसके साथ ही हुआ कि एक और मुल्क है जो कि इथोपिया है। अच्छा, इथोपिया जो है उससे एरिटेरिया अलग हो गया, तो इथोपिया एक लैंड लॉक मुल्क बन गया, लैंड लॉक मुल्क बन गया, और उसकी यानी उसकी रसाई नहीं है समंदरों तक। अब उसने आज उसका इथोपिया दुनिया का पहला मुल्क बना है जिसने सोमाली लैंड को तस्लीम कर लिया है। और सोमाली लैंड की अहमियत यह है कि सोमाली लैंड सोमालिया से ज्यादा यमन और बहरे अमर के किनारे पे है। तो इथोपिया जो है, अगर इस नक्शे को आप देखें तो वो सोमाली लैंड है ऑरेंज, और जो ग्रीन है वो सोमालिया है। तो ग्रीन तो नीचे है ना थोड़ा सा, ये आप देखिए, यहां पे रोकें जरा, तो जिबूती ऊपर है, फिर सोमाली लैंड है। तो सोमाली लैंड और इथोपिया के दरमियान मुआहदा हो गया। अच्छा, अब वो इथोपिया अब सोमालिया कह रहा है कि जी, लेकिन इनकी ट्रैक 2 वगैरह चल रही है तो सोमालिया के मेरे ख्याल से वो कोई इतना इशू नहीं होगा। लेकिन असल जो बात है वो ये कि सोमाली लैंड को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क इथोपिया है। इथोपिया लैंडलॉक हो गया था क्योंकि वो ऊपर एरिटेरिया, वो देखें सफेद पट्टी, वो सफेद पट्टी अलग हो गई थी इथोपिया की, वो जो पहले नक्शे में हम देख रहे थे, तो उसमें वो सफेद, वो उसमें एरिटेरिया ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। एरिटेरिया इथोपिया का हिस्सा था तो एरिटेरिया की बादशाहत थी कि समझ। अब ये वो जगह है जहां पर सारी फॉरेन मिलिट्री बेसिस है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और यहां पर मिलिट्री बेसिस हैं, और उस मुल्क की अहमियत बढ़ गई है जो कि बहरे अमर पे हो या हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ये इंडो पैसिफिक या ये इंडियन ओशन तक, ये मिलिट्री बेसिस है अफ्रीका के अंदर। अच्छा, अब सोमाली लैंड जो है वहां पर जनाब, ये आप समझें कि अब वहां पर भी मिलिट्री बेस ऑलरेडी एक मौजूद है खाली, तो उस तक जो है वो इनकी पहुंच हो गई। किनकी पहुंच हो गई? इनकी इथोपिया की। इथोपिया कौन सा मुल्क है? इथोपिया वो मुल्क है जहां पे ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम बन रहा है चाइना का, और जिसके ऊपर इथोपिया और मिस्र के दरमियान मामलात थोड़े से कशीदा हो गए थे। और ये जो डैम है इसके ऊपर सूडान के साथ भी मामलात कशीदा हो गए, लेकिन चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उस इथोपिया में, जिसको जो अब जिबूती के अलावा एक इथोपिया सोमाली लैंड के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, अब इसको जो है ये इसकी इंपॉर्टेंस है सोमाली लैंड। मैंने आपसे कहा कि सोमाली लैंड बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अच्छा, इसमें अब जो इशू है वो ये है कि ये अल जजीरा में इसकी स्टोरी देख लो, 20th साइन एग्रीमेंट। मैं सिर्फ इसकी वो बता रहा हूँ ना, बज़ाहिर ये लोग इसको 20th स्लाइड अगर देख लें तो यानी इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि वो समंदर के ऊपर से बिल्कुल जो है वो लैंड लॉक मुल्क आगे चला गया। अब वो जो बंदरगाहें हैं ये बरबरा वगैरह की, ये यमन के बिल्कुल साथ हैं, और ये जो है यहाँ पर अब एक ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस डम सी बनाई हुई थी उन्होंने, क्योंकि इस मुल्क को तस्लीम क्यों नहीं करता, वैसे सब मिलते हैं वैसे, यानी बरतानिया से अमेरिका चाइना आगे पीछे, ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं करता। सोमालिया पहला मुल्क बन के बाकायदा उन्होंने साइन किया, सोमाली लैंड एक नया मुल्क, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये यानी आप ये देखें ना, इस खत्ते की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसके साथ ही एक खामोशी छाई हुई है इस वक्त, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे से पहले यहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का सीज़ फायर, कोई झटका, चाहे वो अदालत के थ्रू हो या वो किसी और ज़रिए से हो, एक झटका नेतन्याहू हुकूमत अपनी कट्टू साइज हो, वापस आए, मुज़ाकरात आगे बढ़ें, उधर जो मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जो धड़ें आपस में, उनकी भी आपस के अंदर चपखलिश ख़त्म हो, वो भी किसी एक बात पे राज़ी हों, अमन की पीस टेबल पे बैठें, कोई एग्रीमेंट हो, पता चले 2 स्टेट सॉल्यूशन, इसका हल है, ठीक है।
ये फ़लस्तीनियों ने जो नारा लगाया था ना कि फ्रॉम रिवर टू सी, ये उसका जवाब था। ये उसका जवाब था जो नेतन्याहू साहब ये उसका जवाब था। और मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं करना चाह रहा। सितंबर में वो या अक्टूबर में ये हो गया। फिर ये सितंबर में वहाँ जाके नक्शा लहरा के आए थे। उसके बाद जॉर्डन ने बड़ा सख्त एतराज़ किया था, हमने भी डिस्कस किया था। तो अब इशू ये सारा कि उसमें इन्होंने जो है वो मतलब बाकी अरब मुल्कों वगैरह से चूंकि इनका हो गया, अब्राहम अकॉर्ड हो गया, वरना पहले जो ग्रेटर इसराइल का जो मैप ये दिखाते थे वो दूसरा मैप था बड़ा सा। उसमें सऊदी अरेबिया का भी कुछ हिस्सा है, उसमें सीरिया का भी कुछ हिस्सा है, उसमें वो दूसरा मैप है। अगर हम वो भी हमारे पास रखा हुआ है कहीं, तो वो मैप जो है वो एक और मैप था, बड़ा सा मैप, और उसमें एक बहुत बड़ा सा जो है ना ग्रेटर इसराइल। लेकिन वो ग्रेटर इसराइल जो है ना, वो ग्रेटर इसराइल पे जब बना मेगाड वगड़ हो गया, इन्होंने कहा वापस जाओ। अब इन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया हर जगह कि भाई ये है, लेकिन इसके ऊपर भी जॉर्डन को और 12 एनीवे। तो इसमें अब इशू ये है सारा कि ये जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने आप देखें कि वहाँ पे ये फैसला दिया, जंगबंदी तो होगी वो चूँकि। अच्छा, फिर आज ब्रिक्स में 5 नए मुल्क ब्रिक्स का हिस्सा बन गए। 6 अर्जेंटीना नहीं बना, लेकिन वो लाइन लगी हुई है पीछे। तो ब्रिक्स जो है, जो उसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें जो है वो इथोपिया, अर्जेंटीना नहीं है। ये अर्जेंटीना निकल गया। अर्जेंटीना ने, क्योंकि उनका इलेक्शन नया हुआ है, तो इसमें ये हम मैप थोड़ा सा ऊपर नीचे हम दिखा रहे हैं, इसलिए माजरत। लेकिन अर्जेंटीना उसका हिस्सा नहीं है। अर्जेंटीना ने लास्ट ये इलेक्शन के बाद कहा कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो फिर वेनेजुएला और बाकी मुल्क उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं तेज़ी के साथ। लेकिन इशू ये है कि ब्रिक्स जो है अब दुनिया की, आप समझें कि इसमें भारत, चाइना, इसमें रशिया, इसमें पाकिस्तान शामिल होने वाले आने वाले दिनों में, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो अरब दुनिया के सबसे बड़े अगर हम कहें ममालिक, इसमें कतर भी आ जाएगा, इसमें जो है वो इजिप्ट भी आ गया, अफ्रीका से मुल्क आ गए ना, अफ्रीका आ गया ना इसमें। तो अफ्रीका से तो बल्कि 3 मुल्क हो गए, इथोपिया हो गया, इसमें जो है वो इजिप्ट हो गया और साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका की तो बहुत है। अब इसमें सिर्फ उसकी वो रह गया जो लैटिन अमेरिका है, वहाँ से वेनेजुएला तैयार है, बाकी मुल्क तैयार हैं। तो ब्रिक्स इकॉनमी पूरी दुनिया की, देखें ना, पूरी दुनिया में अब बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है। ये इश्यूज़ हैं हमारे, सिक्योरिटी, रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, अगर नहीं होनी तो फिर अदालतें क्यों हैं, नैब क्यों हैं, ये इदारे क्यों हैं सारे, FIA कुछ होता है ना, रोज़ हम सुनते हैं कि पकड़े गए लोग, करप्शन हो रही है सारा। तो उसका कोई तरीका, ये बात बिल्कुल ठीक है, सादिक और अमीन नहीं, ये भी पॉलिटिकल विचेंटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कि हमने ये डोजम गाड़ियों से आगे निकलना है, और हम पैसा से तेज़ी से निकलेंगे कि ये सिस्टम कोलैप्स उलझ गया है ना। अब इसकी डोरियाँ सुलझाने के लिए मुल्क है ना ताकत, तो आगे निकलना है हमने। तो ये ठीक है, इसमें ज़्यादा जो है ना वो हमें अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग जो है ना अपना सीधे रास्ते पे चलें। ये डोजम गाड़ियों में जो लड़ाई है, हंगर गेम चल रहे हैं, इनको चलने दें साइडों पे, और इंशाल्लाह चंद ज़्यादा अरसे क्योंकि चलेगा नहीं ना कोई, तो इसका एंड गेम है। तो वहाँ से फिर ये गाड़ी जो है ना बिल्कुल सीधी चलेगी जी, बहुत इंशाल्लाह।